Hello student, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about anti-hypertensive drug means हाइपरटेंसिव ड्रग की कितनी क्लासेस होती हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डायूरेटिक्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं। तो डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग हु इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मतलब डायूरेटिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। और वो किस प्रकार से बढ़ाती हैं? वो ये करती हैं कि वो सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बॉडी में क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं, है ना। सोडियम का और जो वाटर का रिटेंशन होता है ब्लड से वो फिल्टर आउट करवा देती है किडनी के थ्रू, है ना। तो जब हमारे ब्लड से सोडियम और वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि ये हमारे बॉडी में 5 लीटर क्या है? ब्लड बह रहा है, जिसमें सब कुछ है, सोडियम भी है, वो वाटर भी है ना, सब चीजें उसमें अवेलेबल है। अब उससे जो कुछ कंटेंट था किसका? सोडियम का प्लस वाटर का क्या किया गया? मान लीजिए 50 ml ये पूरा निकाल दिया गया। तो हमारे जो बॉडी में मान लीजिए 500 ml निकाल दिया गया, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कितना बचा? 4 लीटर 500 ml क्या बचा? ब्लड बचा। अब ब्लड हमारे बॉडी में कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है पहले हार्ट को क्या करना पड़ रहा था? 5 लीटर ब्लड को पंप करना पड़ रहा था। अब जब 500 ml उसमें से निकल गया, वो सोडियम प्लस वाटर निकल गया, तो 450 ml बचा, है ना। 4 लीटर 500 ml बचा। तो अब केवल उसको 4 लीटर 500 ml केवल पंप करना पड़ रहा है, तो उसका कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया, है ना। मतलब हार्ट को भी कम ब्लड पंप करना पड़ रहा है, ठीक है। जिसके वजह से बीपी भी क्या होगी? कम होगी, है ना। पहले ज्यादा प्रेशर लग रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, है ना। और अब ब्लड प्रेशर कम हो गया क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो इसकी वजह से बीपी भी हमारा कम हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायूरेटिक्स काम करता है, ठीक है। डायूरेटिक्स में पहली क्लास कौन सी है? थायाजाइड। थायाजाइड में कौन कौन सी ड्रग है? क्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन, ये कुछ 2 ड्रग होती हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से काम करती हैं कि ये हमारे यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी ड्रग है हाई सीलिंग, जिसको हम लोग लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, जो कि है फुरेसेमाइड किस तरह से काम करती है? वो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या कर देती है? कम कर देती है। प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है या ब्लड का जो कहने का मतलब ये है कि ब्लड में जो कंटेंट होता है उसको कम कर देती है ना। प्लाज्मा को वॉल्यूम को कम कर देती है, प्लस कार्डियक आउटफ्लो को भी कम करती है। मतलब अब जाहिर सी बात है प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटफ्लो भी कम होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है अपनी कौन सी? हाई सीलिंग, जिसे हम लोग फुरोसेमाइड के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसको हम लोग लूप डायूरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? इस एंडोस्टेरोन एंटागोनिस्ट मतलब एंडोस्टेरोन को एंटागोनाइज करना, मतलब एंडोस्टेरोन के वर्क को कम करना, है ना। तो एल्डोस्टेरोन किस तरह से काम करता है? एल्डोस्टेरोन को मतलब एंटागोनाइज करने की जरूरत इसलिए है, उसको रोकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एंटागोनिस्ट ये मतलब एल्डोस्टेरोन ये करता है कि वो सोडियम के रिटेंशन को किसमें? ब्लड में बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे सिग्नल देता है जो एल्डोस्टेरोन होता है कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारा सोडियम आप लाइए, है ना। और अगर ब्लड में बहुत ज्यादा सोडियम आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हमें एल्डोस्टेरोन को क्या करने की जरूरत होती है? एंटागोनाइज करने की जरूरत होती है, मतलब उसको रोकने की जरूरत होती है। और वो कौन सी ड्रग करती है? स्पाइरोनोलैक्टोन करती है ना। स्पाइरोनो जो लैक्टोन ड्रग होती है वो एल्डोस्टेरोन को रोकती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हमारे ब्लड में सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाता है, या वो ऐसा सिग्नल देता है कि हमारे ब्लड में सोडियम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे, ठीक है। इसके बाद है अगली क्लास है रेंजिन
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, ठीक है। इसमें पहली है एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब इसको कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ये है कि हमारे लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन प्रेजेंट होता है तो लीवर से जब लीवर के जो एंजियोटेंसिन होता है उससे जब हमारे ये क्या है, किडनी, ठीक है, ये किडनी है। किडनी में क्या प्रेजेंट होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे लीवर के एंजियोटेंसिन से किडनी का रेनिन मिलता है तो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, ठीक है। कैसे, लीवर में प्रेजेंट क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है और एंजियोटेंसिनोजन से क्या मिलता है, रेनिन मिलता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, किडनी में। एंजियोटेंसिनोजन कहां प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। जब ये एंजियोटेंसिनोजन से किडनी का रेनिन मिलता है तो क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, मतलब ये कोई भी बॉडी में सिम्टम शो नहीं कर रहा है। मतलब कहने का यही है कि एंजियोटेंसिन बॉडी में बन तो रहा है लेकिन बॉडी कोई भी तरह का सिम्टम नहीं दे रही है, मतलब बॉडी में कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब लंग्स में प्रेजेंट एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कि लंग्स में पाया जाता है, जब वो एंजियोटेंसिन 1 से मिलता है तो वो क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 बनाता है या एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, ठीक है। अब जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब वो क्या कॉज करता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब हमारी जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उनके जो भाई डायलेट है तो पूरी अच्छे से वॉल्यूम निकल पाएगा, इतनी उसके पास जगह है। कोई भी ये मान लीजिए वेसल है, उसके पास पहले डायलेट है तो इतना रास्ता है ना ब्लड बहने का, तो भाई जब ज्यादा रास्ता है तो आसानी से ब्लड बहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये हमारी वेसल के अंदर मतलब कुछ इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो इतने में वॉल्यूम वही ब्लड का निकल रहा था अब उससे कम जगह अंदर बच रही है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं तो जगह कम बची। अब जब जगह कम बचेगी इसके अंदर तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो एंजियोटेंसिन है वो क्या कराता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, और वेसो कॉन्ट्रिक्शन अगर होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन क्या करवाता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है। या कह सकते हो कि एल्डोस्टेरोन को भी बनाता है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन जब होगा तो एल्डोस्टेरोन, जैसे मैंने अभी बताया कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड में सोडियम के कंटेंट को मतलब ये ऐसी सिग्नल देता है कि हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा सोडियम की मात्रा बने या पहुंचे। तो वही एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा को क्या करेगा, ऐसे सिग्नल देगा कि सोडियम हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे। और जब सोडियम हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी फिर से इंक्रीज होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सब प्रॉब्लम की जड़ कौन सी है, एंजियोटेंसिन 2 है ना। एंजियोटेंसिन अगर 2 बनेगा तो वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या तो एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा जिससे की वजह से भी हमारा ब्लड बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या है,
एसी इनहिबिटर का क्या काम है? एसी इनहिबिटर का काम ये है कि जब हमारा एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही हम लोग क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे। मतलब एसीई को ही, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 से मिलेगा ही नहीं तो एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा ही नहीं। तो हमारा जब एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तो वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये काम होता है किसका? एसीई इनहिबिटर का। ठीक है, तो एसीई इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग हैं? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमेप्रिल, फोसिनोप्रिल, है ना। जितनी भी ये प्रिल करके जितनी भी ड्रग आ रही हैं वो हमारी कौन सी ड्रग हैं? एसीई इनहिबिटर। रेमेप्रिल, कैटेप्रिल, एनालाप्रिल, है ना, फोसिनोप्रिल, मतलब प्रिल करके जितना भी लास्ट में आ रही हैं ड्रग उनको हम लोग एसीई इनहिबिटर की ड्रग के नाम से जानते हैं, या कह सकते हो एसीई इनहिबिटर क्लास की ड्रग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी क्लास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर की दूसरी क्लास कौन सी है? एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना। अगर अब इसमें आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, अब इसमें क्या हो रहा है? जो 81 रिसेप्टर है उसको ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे, है ना। जो एंजियोटेंसिन 1 है इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे कितना भी हमारा लंग्स एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बना रहा हो, जब हमारा ये वाले एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर से ब्लॉक मतलब मिलेगा ही नहीं, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड ही नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड कहां से बना पाएगा, है ना। अब जब एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नहीं मिलेगा जाकर के तो एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तो वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा, ना तो एल्डोस्टेरोन बनेगा, और वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आ रही हैं? लोजार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन, है ना। तो टन टन की आवाज आए तो कौन सी? एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से जानेंगे कि ऐसी ड्रग ये उस क्लास की ड्रग है जो कि टन टन की आवाज करती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। ये सब किसके अंडर में आते हैं? सिंपथेटिक ब्लॉकर के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम वो होता है जो कि हमको एडवर्स कंडीशन में क्या करता है? एडवर्स कंडीशन में हमको बचाता है, जैसे फाइट एंड फ्लाइट। या तो आपके पास अगर एडवर्स कंडीशन आती है, कोई भी नकारात्मक कंडीशन आती है तो उससे आप तो या तो लड़िए या तो वहां से निकल लीजिए या तो भाग लीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक जब आउटपुट बढ़ेगा, कहने का मतलब यही है कि सिंपैथेटिक आउटपुट जब बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी दो क्लासेस होती हैं, कौन सी? बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एंड अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, ये दो क्लासेस होती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर मतलब बीटा कहने का मतलब यही है कि बीटा जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां कहां पे पाए जाते हैं? हार्ट में पाया जाता है बीटा 1, और बीटा 2 कहां पाया जाता है? लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, और अल्फा 1 कहां पे पाया जाता है? अल्फा 1 पाया जाता है पोस्ट जंक्शनल नर्व एंडिंग पे, और अल्फा 2 कहां पे पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ये कुछ हो गए अपने सिंपैथेटिक रिसेप्टर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की, है ना। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर क्या करते हैं? बीटा एड्रीनर्जिक जो ब्लॉकर होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो होता है उसको भी कम करते हैं, है ना। और सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटफ्लो भी कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटफ्लो कम होगा तो क्या हो जाएगा भाई? ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, है ना।
तो ये कुछ इस प्रकार से बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर काम करते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? प्रोपेनोलॉल, एटनेलॉल, मेटाप्रोलॉल, है ना। जहां जहां पे ये लॉल लॉल करके आए तो आप समझ जाइए कि ये बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की बात हो रही है। कौन से? लॉल, प्रोपेनोलॉल, एटनेलॉल, मेटाप्रोलॉल, मतलब लॉल लॉल जहां पर करके आए लास्ट में वो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की ड्रग हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की। तो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में कौन कौन से? ये भी वही ड्रग हैं जो कि कार्डियक आउटफ्लो को कम करती हैं, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को भी कम करती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, है ना। अब जब और वैसोकॉन्ट्रिक्शन को भी ये रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है। और ये इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं? जोसिन जहां पे लग के आए, है ना। जोसिन मतलब पेराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, है ना। जहां पर पे जोसिन करके आए तो आप समझ जाइएगा अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर क्लास की ड्रग की बात हो रही है ना। इसके बाद ये एक बहुत ही यूनिक क्लास है जो कि हमारे बीटा ब्लॉकर पे भी काम करती है, बीटा रिसेप्टर पे भी काम करती है और अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करती है। तो ये बीटा प्लस अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर कहलाते हैं। ठीक है। ये इसमें कौन सी है? ये कौन है? लेबटालॉल, है ना, और कार्बिडिलॉल, है ना। इसके बाद कौन सी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में यही होता है कि मान लीजिए ये इंट्रासेलुलर कंडीशन है जहां ब्लड बह रहा है, और ये एक्स्ट्रा मतलब ये बाहर की कंडीशन है ना। अब जब बाहर से अंदर की ओर जब कैल्शियम ज्यादा मात्रा में जाने लगता है तो क्या हो जाता है? कैल्शियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये वेसोकॉन्ट्रिक्शन करवाएगा, है ना। और वेसोकॉन्ट्रिक्शन करवाएगा, इसके लिए हमको बचने के लिए हमको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जरूरत पड़ेगी। ये जो चैनल है जहां से हमारा कैल्शियम इंट्रासेलुलर की ओर जा रहा है, इस चैनल को हम लोग ब्लॉक कर देंगे या बंद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? कैल्शियम ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में इंट्रासेलुलरली नहीं पहुंच पाएगा इंट्रासेलुलर ब्लड में, तो क्या हो जाएगा? वेसल में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा? वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा। वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग जब ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पहुंचने की वजह से क्या हो जाता है? कभी कभी वेसोकॉन्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कितने कौन कौन से होते हैं? एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरेपामिल, डेल्टियाजिन, ये कुछ अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग हैं, है ना। कौन कौन से? एम्लोडिपिन बहुत ही जानी पहचानी ड्रग है, निफिडिपिन, वेरेपामिल, डेल्टियाजिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करके कैल्शियम को एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर जाने से रोकते हैं, जिससे कि वेसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होता और बीपी हमारा अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? वेसोडाइलेटर, है ना। अब हमारी जो वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, है ना। अब हमारी जो ये वेसल्स हैं जिनमें ब्लड बह रहा है वो क्या हो गई हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, है ना। उनका जो रास्ता था वो जितना था उससे कम हो गया है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ गई हैं, या कहने का मतलब उनके कॉन्ट्रिक्शन आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा? अब हमको उस कंडीशन में हमको वेसोडाइलेटर देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वेसो कॉन्ट्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से बीपी बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में वेसोडाइलेटर देंगे। अब वेसोडाइलेटर दो टाइप के होते हैं। ठीक है। अब हमारे अगर आर्टरी में कॉन्ट्रिक्शन हुआ है तो आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेटर देंगे, जो कि कौन कौन से हैं? हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का उपयोग मतलब बालों को उगाने के लिए भी किया जाता था। जब मिनॉक्सिडिल सबसे पहले बनाया गया था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए, और जो वो बाल उगाने वाला जो मतलब बाल उगाने के लिए इसलिए मतलब जब यूज करने लगे तो वो बाल उगाना एक इसका साइड इफेक्ट था, जो कि अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव मिनॉक्सिडिल को लेने लगते हैं
तो वो अपने आप बाल उगाने लगता है। तो कुछ बाद में ये हुआ कि जब लोगों को ये पता चला कि ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव तो यूज ही हो रहा है, लेकिन ये बाल भी उगाता है ना, तो उसको बाल उगाने के लिए ज्यादा यूज करने लगे। किसकी, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव तो कम यूज करते थे, लेकिन उसको मिनॉक्सिडिल को, क्योंकि स्प्रे वगैरह आ गए हैं ना मिनॉक्सिडिल के, तो बाल उगाने के लिए उसको ज्यादा यूज आजकल यूज होने लगा है मिनॉक्सिडिल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, आर्टियोलर वेसोकॉन्ट्रिक्शन, मतलब वेसो डायलेटर है, जो कि वेसो कॉन्ट्रिक्शन को कम करता है। किसके, आर्टरीज के, है ना, आर्टियोलर है तो आर्टरीज के वेसो कॉन्ट्रिक्शन को कम करेगा, है ना, आर्टरीज के कॉन्ट्रिक्शन को कम करेगा जी, जो कि है हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल। ठीक है, ये वेसोडायलेटर की वो क्लास है जो कि आर्टरी के कॉन्ट्रिक्शन को भी कम करती है और वेनस के कॉन्ट्रिक्शन को भी कम करती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक ऐसी ड्रग है जो कि आर्टरी के कॉन्ट्रिक्शन को भी कम करेगी, मतलब उसके डायलेट कराएगी, और वेनस के कॉन्ट्रेक्शन को भी कम करेगी, है ना, वेन्स को भी डायलेट कर देगी, है ना, जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ है उसको पूरी तरह से डायलेट कर देगी, मतलब जितना उसमें स्पेस था वो पूरा बढ़ जाएगा, तो आसानी से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, आसानी से ब्लड फ्लो होने लगेगा और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से वेसोडाइलेटर काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार से समझ गए होंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव किस जो ड्रग होती हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।